हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अरिथमेटिक टू एडवांस पर। अभी तक हम जो है 3 दिसंबर 2022 के एसएससी सीजीएल के थर्ड शिफ्ट के मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम 3 दिसंबर 2022 के फोर्थ शिफ्ट के मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम, लेट मी स्टार्ट। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दे रखा है, एक ट्रेन 45 किलोमीटर पर आवर की औसत चाल से अपने गंतव्य तक समय पर पहुँचती है। यदि यह 30 किलोमीटर पर आवर की औसत चाल से चलती है तो 15 मिनट देर से पहुँचती है। कुल यात्रा आपको यहाँ पर यात्रा की लंबाई बतानी है, यानी कि कुल यात्रा कितने दूरी की थी, ये आपको कैलकुलेट करके यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखिए, आप एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। डी बराबर होता है S1 इंटू में S2, और यहाँ पर S1 माइनस S2 इन दोनों का अंतर लेंगे और इंटू में आपके पास आ जाएगा समय। ये S1 और S2 जो है यहाँ पर औसत चाल है। औसत चाल आपको दे रखी है, पहली चाल S1 45 की दे रखी है, S2 आपका 30 हो जाएगा, और इन दोनों का अंतर देखेंगे तो यहाँ पर 15 का होगा, और समय जो है आपको 15 मिनट दे रखा है। मिनट को घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे। ये 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा, ये 30 से 2 बार कैंसिल हो जाएगा 60, और 45/2 आएगा, यानी कि 45 का आधा 22.5 हो जाएगा। ठीक है, 22.5 किलोमीटर आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न सारणी 6 गाँव PQRST और U में हुए पंचायत चुनाव की जानकारी देती है। तो यहाँ पर कुछ संकेत भी आपको दे रखे हैं। यहाँ पर देखिए, ये डाले गए मतों का प्रतिशत आपको दे रखा है, कुल डाले गए मत और बट्टे के अंदर मतों की कुल संख्या इंटू में 100, वैध मतों का प्रतिशत, कुल वैध मत और बट्टे के अंदर कुल डाले गए मत इंटू में 100 यहाँ पर दे रखा है। और यहाँ पर गांव आर के अवैध मतों का गांव यू के अवैध मतों से अनुपात आपको कैलकुलेट करके बताना है। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ पर आर का डाटा देखना और यू का डाटा। ठीक है, आर जो है यहाँ पर मतों की कुल संख्या आपको 100 दे रखी है। 100 का यहाँ पर डाले गए मत 65% है, तो 100 का 65% कितना हो जाएगा। देखिए, आर का यू के साथ रेशियो कैलकुलेट करके आपको बताना है। तो यहाँ पर आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए 65, 100 का 65% 65 होता है, यानी कि 65 वोट डाले गए, और 65 वोट के 65% जो है क्या थे, वैध मत थे। तो यहाँ पर अवैध मत कितने हो जाएंगे, 35%। और यहाँ पर बटे के अंदर आएगा, यू के अंदर देखिए 40 मतों की कुल संख्या थी, और डाले गए मत जो है, डाले गए मत प्रतिशत में 90% दे रखे। 40 का 90% कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, यानी कि 36 वोट का यहाँ पर वैध मत है जो है 60% है, तो बचे कितने, 40% अवैध मत हो जाएंगे। तो यहाँ पर परसेंटेज से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, ये 5 से 5 7 35 और 5 8 40, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो ये 7 5 35 हासिल 3 और 7 1 42 और 3 45। ठीक है, 455 आ जाएगा, और 36 8 288 होता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ये 455 अनुपात 288। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, mx + n निम्न में से किस का एक गुणनखंड है। तो यहाँ पर देखिए, आप ऑप्शन नंबर 1 में देखेंगे तो mx यहाँ पर कॉमन ही नहीं लिया जा सकता, तो इसका गुणनखंड हो ही नहीं सकता, और यहाँ से mx कॉमन नहीं लिया जा सकता, तो ये भी आपका गुणनखंड नहीं हो सकता। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 के अंदर देखें तो mx यहाँ से कॉमन लिया जा सकता है, लेकिन mx + 1 बचेगा पहली ब्रैकेट के अंदर, और दूसरे ब्रैकेट के अंदर फिर n कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखिए, ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। बात करें इस ऑप्शन की, तो ये m² दे रखा है, और प्लस के अंदर 2mx दे रखा है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2mnx दे रखा है, तो mnx और प्लस के अंदर mnx। ठीक है, दो जगह 2 टुकड़ों में इसको बांट लिया, और प्लस के अंदर n² दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, mx जो है यहाँ पर कॉमन लेंगे, mx कॉमन लेंगे तो ये mx यहाँ पर बच जाएगा, और प्लस के अंदर यहाँ से n बच जाएगा। ठीक है, और प्लस के अंदर यहाँ से हम n कॉमन लें तो mx और प्लस के अंदर n बच जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर mx + n पूरे में से क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो यानी mx + n आ जाएगा, और यहाँ पर बच जाएगा mx और प्लस के अंदर n।
यानी कि एम एक्स प्लस एन इंटू एम एक्स प्लस एन, एम एक्स प्लस एन का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, और होल स्क्वायर हो जाएगा तो इसको अगर डिवाइड करें एम एक्स प्लस एन से तो यहाँ पर एक पावर कैंसिल हो जाएगी, यानी कि कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं एम एक्स प्लस एन जो है इसका एक गुणनखंड है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई आपको दे रखी है 7√3 सेंटीमीटर है तो उस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है यहाँ पर घन की, यहाँ पर देखिए विकर्ण जो है, घन का विकर्ण जो है वो क्या होता है, घन का विकर्ण होता है a√3, a√3 और ये दे रखा आपको 7√3, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। √3 से √3 कट जाएगा, a बराबर क्या आ जाएगा 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, a बराबर 7 सेंटीमीटर। आपसे पूछा गया है उस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 6 गुणा भुजा स्क्वायर, यानी कि 6 गुणा 7 का स्क्वायर। अब 6 गुणा 7 का स्क्वायर यानी कि 6 गुणे 49, और 6 को 49 से गुणा कराएंगे तो ये 294 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दो एक समान वृत्त जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या आपको 30 सेंटीमीटर है एक दूसरे को इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि उनमें से प्रत्येक की परिधि दूसरे के केंद्र से होकर गुजरती है। प्रतिच्छेदित क्षेत्र का क्षेत्रफल आपसे पूछा गया। देखिए यहाँ पर एक वृत्त ये है, ठीक है। अब दूसरा वृत्त जो है इसके केंद्र से होकर गुजरता है, दूसरा वृत्त जिसकी त्रिज्या भी क्या है 30 सेंटीमीटर है, और ये भी इसके केंद्र से होकर गुजरता है। ठीक है, ये यहाँ पर इसका केंद्र है और यहाँ पर इस वाले वृत्त का केंद्र है, और दोनों की त्रिज्या आपको दे रखी है कितनी 30 सेंटीमीटर। आर बराबर कितना दे रखा है 30 सेंटीमीटर दे रखा है। अब यहाँ पर देखिए आपको एक फॉर्मूला यहाँ पर ध्यान रखना है, वो फॉर्मूला क्या है, अगर यहाँ पर त्रिज्या आर हो और आपको इस वाले पार्ट का क्षेत्रफल कैलकुलेट करना हो दोनों वृत्तों के उभयनिष्ठ भाग का, ठीक है, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा। देखिए इसका फॉर्मूला आपके पास होता है डायरेक्ट, इसको याद रखना चाहें तो आप एक अलग से कॉपी डाल लीजिए। इस तरह के फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट जो है वो आप एक अपने अलग से कॉपी के अंदर नोट करते जाइए। तो ये आपका होता है 2/3 इंटू में पाई आर स्क्वायर, 2/3 इंटू में पाई आर स्क्वायर, और ये माइनस के अंदर होता है √3/2 इंटू में आर स्क्वायर। ठीक है, आर की वैल्यू यहाँ पर 30 रखेंगे तो आपके पास आ जाएगा, ये बराबर होगा 2/3 इंटू में पाई इंटू में 900। ठीक है, और ये माइनस के अंदर √3/2 इंटू में 900। अब यहाँ पर देखिए ये 3 से कटेगा 600 आएगा, 6 यहाँ पर 3 से कटेगा ये 300 आएगा। ठीक है, 300 गुणे 2 ये 600 पाई हो जाएगा, और ये माइनस के अंदर आएगा √3/2 यानी कि 450 आएगा, ये 900 का आधा हो जाएगा। ठीक है, और ये √3 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 1200 मीटर की दौड़ में बाइक ए और बाइक बी को क्या 100 मीटर से हराती है। तो इस क्वेश्चन के अंदर देखिए ए अगर यहाँ पर 1200 मीटर दौड़ लेता है, ठीक है, ए यहाँ पर 1200 मीटर दौड़ लेता है, तो यहाँ पर बी कितना 100 मीटर से हार जाता है, यानी कि ये 1100 मीटर दौड़ा होगा, और इनका अनुपात हम कैलकुलेट करें तो इनका अनुपात कितना हो जाएगा, ये आपके पास 12:11 हो जाएगा। और इसी तरह से यहाँ पर देखिए 600 मीटर की दौड़ में बाइक सी को 100 मीटर से हरा देती है, तो ये बी जो है 600 मीटर दौड़ता है और बाइक सी को जो है 100 मीटर से हरा देता है, यानी कि सी जो है 500 मीटर से दौड़ा होगा, 500 मीटर दौड़ा होगा, तो इनका अनुपात कैलकुलेट करेंगे तो 6:5 आ जाएगा। अब यहाँ पर तीनों का एक साथ अनुपात कैलकुलेट करें, ए अनुपात बी अनुपात सी, तो यहाँ पर रेशियो मेथड से जो आप इनका तीनों का एक साथ अनुपात कैलकुलेट कर लीजिए। ये 12:11 है, ये 12:11 है, और ये 6:5 है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे 11 लगा दीजिए और यहाँ पर 6 लगा दीजिए, इसको सरल कर लीजिए, 12×6 = 72, और ये आपके पास हो जाएगा 66 और 11×5 = 55। ठीक है, यानी कि ए अगर यहाँ पर 72 दौड़ता है तो बी सी जो है 55 दौड़ता है, लेकिन यहाँ पर ए यदि बाइक ए जो है 720 मीटर दौड़ता है तो बाइक सी को 30 सेकंड से हरा देता है। देखिए इस क्वेश्चन को एकदम ढंग से समझने के लिए इसको ऐसे करिए, यहाँ पर देखें ए और बी की जो डाटा दे रखी है इनको 10 से गुणा करा लीजिए, 10 से गुणा करा लीजिए, कितना हो जाएगा 720 मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 10 से गुणा कराएंगे तो ये आपके पास कितना होगा 550 मीटर। तो अब ये आपके पास समझने के लिए आसान हो जाएगा आपके लिए। यहाँ पर देखिए ये 720 मीटर की एक पथ है, ठीक है, 720 मीटर इसकी लंबाई है, 720 मीटर। अब ये कह रहा है कि ए अगर यहाँ पर 720 मीटर दौड़ लेता है, ए 720 मीटर दौड़ लेता है, कंप्लीट दौड़ लेता है, तो आपके पास बी जो है वो सी जो है वो सी
550 मीटर दौड़ता है, सी जो है वो 550 मीटर ही दौड़ता है। और ये कितने सेकंड से हरा देता है? 30 सेकंड से हरा देता है। लेकिन यहाँ पर दूरी देखें तो ये कितनी है, कितनी कम दे रखी है, ये 170, ये यहाँ पर 170 मीटर जो है कम दे रखी है। 170 मीटर की दूरी ये तय करेगा 30 सेकंड में। तो आपको यहाँ देखिए समय कितना लग जाएगा। 170 मीटर की दूरी है, 30 सेकंड में तय करनी है इसको। तो ये एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, यानी कि बराबर 17/3 मीटर पर सेकंड जो है इसका स्पीड आ जाएगी। ठीक है, ये किसकी स्पीड है? सी की स्पीड है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, एक बेईमान व्यापारी ग्राहकों से कहता है कि वह अपनी वस्तुएं क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन वह गलत वजन का उपयोग करता है और लाभ के रूप में 12.5% लाभ अर्जित करता है। 1 kg वजन करने के लिए वह कितने ग्राम का उपयोग करता है? यहाँ पर देखिए 12.5% का लाभ कमाता है, तो 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 होती है। ठीक है, यानी कि 8 पर 1 का प्रॉफिट वह कमा रहा है। अगर 8 रुपये की वस्तु ये 9 रुपये में बेच रहा है, ठीक है, और 9 रुपये में जो वस्तु बेच रहा है वह कह रहा है कि वो वस्तु जो है यहाँ पर 1 kg है। 1 kg का मतलब 1000 ग्राम जो है वो वस्तु 1000 ग्राम की है वो वस्तु। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये इसको 9 से डिवाइड कर दीजिए तो ये 1 और फिर 0.1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसको गुणा कर दीजिए 111.1 से गुणा कर दीजिए तो ये आपके पास आ जाएगा 888.8। यही आपसे पूछा गया था, यानी कि 888.8 ग्राम का जो है वह भार का उपयोग करता है। इसके बाद यहाँ पर एक राशि साधारण ब्याज पर 30% प्रतिवर्ष की दर से 7 वर्षों में ये 15,500 रुपये हो जाती है। 7 वर्षों का कुल ब्याज कितना, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर मान लीजिए मैंने मूलधन माना है कितना, P मान लिया। ठीक है, मूलधन मैंने मान लिया P है, और इसको गुणा कर लेते हैं हम रेट ऑफ इंटरेस्ट से 30 से, और इनटू में समय आपको दे रखा है 7 और डिवाइड बाय 100। ठीक है, और ये बराबर आपके पास हो जाएगा 15,500। ये कुल राशि है। कुल राशि में से आप यहाँ पर घटाएंगे अमाउंट, यानी कि अमाउंट में से ये अमाउंट में से आप घटाएंगे मूलधन, तो आपके पास ये ब्याज आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये 0 से 0 कट जाएगा और 7 का 21P बराबर आपके पास आ जाएगा। 21P बराबर आपके पास, इसको 10 से गुणा कर दीजिए 1,55,000 हो जाएगा। 1,55,000 में से 10P माइनस होगा और ये 10P इधर आकर 31P हो जाएगा, और ये बराबर आपके पास हो जाएगा 1,55,000। और यहाँ पर देखिए 31 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 5 बार कंप्लीटली डिवाइड होगा, और यहाँ पर देखिए ये 3 0 इसके आगे लगा दीजिए। तो ये यानी कि प्रिंसिपल जो है आपके पास, मूलधन जो है 5,000 रुपये था। तो यहाँ पर आपके पास ब्याज कैलकुलेट करना था, तो इसका ब्याज कितना हो जाएगा? ये 15,500 रुपये की जो राशि थी, अमाउंट जो था, इसमें से 5,000 माइनस कर दीजिए तो आपके पास अब जो है ब्याज आएगा वो आपके पास कितना हो जाएगा? 10,000। 1 मिनट, यहाँ पर 5,500 ही था, 5,500 में से ये 5,000 माइनस करेंगे तो ये आपके पास 10,500 आएगा। ठीक है, तो ये इतने रुपए की जो है ब्याज हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, त्रिभुज BPQ सर्वांगक्षम है त्रिभुज ASR के। तो यहाँ पर एक त्रिभुज बना लेते हैं, ये मान लीजिए BPQ है। ठीक है, ये एक त्रिभुज है BP और Q। एक और त्रिभुज है जो कि ASR दे रखा है, ASR। ये एक और त्रिभुज है ASR। अब देखिए ये दोनों त्रिभुज आपको क्या दे रखे हैं? सर्वांगक्षम दे रखे हैं। सर्वांगक्षम दे रखे हैं यानी कि इनके कोण, भुजाएं, सब कुछ इनके क्या होंगे? बराबर होंगे। लेकिन आपको यहाँ पर ये भी दे रखा है कि कोण A बराबर जो है कोण 1/3 कोण R के और बराबर है कोण S के। यानी कि यहाँ पर कोण A और कोण, यहाँ पर देखिए कोण R को अगर जब मैं 3x मान लूँ, यहाँ पर अगर मैं 3x मान लूँ कोण R को, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा? x हो जाएगा, ये x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए ये कोण, अब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगक्षम थे तो ये भी x हो जाएगा, ये a के बराबर होगा, और ये p जो है s के बराबर होगा, ये भी x हो जाएगा, और q जो है ये 3x हो जाएगा। आपको कोण q की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। तो यहाँ पर आपको पता है कि कोण a, ये यहाँ पर x प्लस तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा, प्लस के अंदर 3x बराबर 180 डिग्री,
और यहाँ पर ये 5x बराबर 180 डिग्री आएगा। 5 से डिवाइड करेंगे तो x बराबर कितना आएगा, 5 त्रिका 15 और यहाँ पर 5 के 30 यानी कि 36 डिग्री आ जाएगा। x बराबर आपके पास 36 डिग्री आ गया तो कोण q आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कोण q बराबर कितना हो जाएगा, कोण q बराबर हो जाएगा 3x। x की वैल्यू यहाँ पर 36 डिग्री आ चुकी है तो 3 गुणे 36, तो यहाँ पर 3 को 36 से गुणा कराएंगे तो 108 डिग्री आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। एक स्कूल में कक्षा 9th में छात्रों के 4 सेक्शन A, B, C और D हैं। विज्ञान और गणित के परीक्षाओं के परिणाम निम्नलिखित तालिका में दर्शाए गए हैं और विज्ञान में अनुत्तीर्ण होने वाले लेकिन गणित में उत्तीर्ण होने वाले सेक्शन B और सेक्शन D के छात्रों की कुल संख्या। अब यहाँ पर देखिए सेक्शन B और सेक्शन D, विज्ञान में अनुत्तीर्ण और गणित में उत्तीर्ण, इस वाले सेक्शन में दे रखा है, ठीक है। और सेक्शन बी और सेक्शन डी के कुल छात्रों की संख्या तो ये 12 है और यहाँ पर ये 15 है। 12 और 15 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। और 27 डिवाइडेड बाय यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर दे रखा है और दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले सेक्शन ए के छात्रों की संख्या। अब दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले, ये इस वाले लाइन में दे रखा है, इस वाली पंक्ति में दे रखा है। तो उत्तीर्ण होने वाले सेक्शन ए के अंदर 63 छात्र थे तो बट्टे के अंदर आएगा 63 और ये 9 से 9 त्रिका 27 और 9 सत्ते 63 यानी कि 3:7 जो है आपका सही आंसर होगा। तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपको गलत दे रखे हैं, ठीक है। तो ये 3:7 आपका सही आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 11 नंबर ये दे रखा है x + y + z बराबर 0 है। तो यहाँ पर देखिए x + y + z बराबर 0 है तो यहाँ पर x का क्यूब + y क्यूब + z क्यूब जो है वो बराबर हो जाएगा 3x y z के, 3x y z के। अब यहाँ पर देखिए इस वाली लाइन से अगर हम देखें तो x y z यहाँ पर क्या आएगा, एलसीएम आएगा, एक्स वाई जेड एलसीएम आ जाएगा इनका और ऊपर आ जाएगा x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस के अंदर z का क्यूब। अब ऊपर x क्यूब y क्यूब प्लस z क्यूब ये आपके पास 3xyz के बराबर दे रखा है और बटे के अंदर xyz है तो ये xyz से xyz कैंसिल हो जाएगा यानी कि बराबर 3 बच जाएगा। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको 308 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है तथा इसका केंद्रीय कोण 45 डिग्री। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो आपको पता है यहाँ पर कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो है ये बराबर होता है थीटा बटे 360 डिग्री इंटू के अंदर पाई आर स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर इस वाले फॉर्मूले को अगर हम अप्लाई करें तो क्षेत्रफल आपको दे रखा है 308 और बराबर थीटा आपको दे रखा है 45 डिग्री बट्टे के अंदर 360 और इंटू के अंदर पाई आपका 22/7 दे रखा है और इंटू में आर आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर देखिए 22 से इसको 308 को डिवाइड करेंगे तो 22 एकम 22 और 22 चौके 88, 14 बार कट जाएगा और यहाँ पर ये 9 पंजे 45 और ये 9 चौक 36, 40 1/4 आ जाएगा। ठीक है, ये 1/4 सॉरी, तो ये 1/4 आ जाएगा। ये 14 गुणे 7 चौके 28, 1 मिनट। यहाँ पर ये 5 8 40 आएगा। ठीक है, 5 8 40, 1/8 आएगा तो ये 7 8 56 यानी कि आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा 14 गुणे 56। 14 गुणे 56, इसको 56 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 14 6 84 का 4 और 14 5 70 और 8 हो जाएगा 78, 784 हो जाएगा। आर स्क्वायर की वैल्यू 784 आ चुकी है तो आर बराबर कितना आ जाएगा 28 सेंटीमीटर जो है आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिए गए त्रिभुज का अध्ययन कीजिए और BC की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये कोण दे रखा है 300, ये कोण 30 डिग्री दे रखा है। ठीक है, ये वाला कोण 30 डिग्री दे रखा है। तो यहाँ पर देखिए 37 डिग्री की वैल्यू, 37 डिग्री का यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात लगा दीजिए। x बटे यहाँ पर हो जाएगा 10। ठीक है, और 30 डिग्री की वैल्यू, 37 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 बराबर हो जाएगा x/10। ये 2 से 5 बार कट जाएगा, x बराबर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। x बराबर 5 यूनिट आ जाएगा। ठीक है, ये सेंटीमीटर में नहीं होगा, यह 5 यूनिट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर त्रिभुज ABCB पर एक समकोण त्रिभुज है। यदि tan A बराबर 5/12 दे रखा है तो sin A + sin B + sin C किसके बराबर होगा। यहाँ पर देखिए एक समकोण त्रिभुज दे रखा है, वो समकोण त्रिभुज ये है मान लीजिए, और इसका B कोण जो है वो समकोण दे रखा है। B कोण जो है वो समकोण है A, B और C। ठीक है, और यहाँ पर देखिए tan A बराबर 5/12 दे रखा है तो ये 5 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा, और यहाँ पर ट्रिपलेट बन रहा है, ये 13 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए sin A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये sin A की वैल्यू हो जाएगी 12/13।
यहाँ से कैलकुलेट करें तो ये 12/13 होगा। और यहाँ पर साइन बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 90 डिग्री 90 डिग्री दे रखी है, तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और साइन सी आपका कितना हो जाएगा, साइन सी 5/13 हो जाएगा। ये 12/13 था, ठीक है, 5/13 हो जाएगा। इसको सरल कर लीजिए, 13 एलसीएम आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा यहाँ पर 13 प्लस के अंदर 12 प्लस के अंदर 13, 25, 25 5 30, 30/13, ठीक है। 13 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 13 दूनी 26 और शेषफल बचेगा 4/13, यानी कि 2 से 4/13 जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर सेब की कीमत में 20% की वृद्धि की जाती है और फिर 20% की कमी की जाती है, तो शुद्ध प्रतिशत कमी जो है वो आपको कैलकुलेट करके बतानी है। देखिए यहाँ पर अगर x% की किसी वस्तु की कीमत में x% की क्या की जाए, कमी की जाए, x% की वृद्धि की जाए या, ठीक है, और फिर जो है x% की ही कमी की जाए, तो आपके पास फॉर्मूला बन जाता है x²/100, ठीक है। ये शुद्ध कमी हो जाती है प्रतिशत में, ठीक है। तो यहाँ पर x की वैल्यू आपको 20 दे रखी है, तो 20 का स्क्वायर बट्टे के अंदर 100। अब 20 का स्क्वायर ऊपर 400 हो जाएगा और बट्टे के अंदर 100, यानी कि 4% की जो है शुद्ध प्रतिशत कमी हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर दे रखा है ए और बी अलग अलग कार्य करते हुए एक कार्य को क्रमशः 10 और 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक दिन के लिए बारी बारी से कार्य करते हैं, ए द्वारा कार्य शुरू करने के साथ कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, ये आपको कैलकुलेट करके बताना। देखिए ए कार्य करता है यहाँ पर 10 दिन में, ठीक है, और बी कार्य करता है यहाँ पर 16 दिन में। दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा, 80 टोटल वर्क आ जाएगा। 80 टोटल वर्क है तो इनकी क्षमता कैलकुलेट कर लेंगे, ये 8 आ जाएगी इसकी क्षमता, और ये 16 पंजे 80, यानी कि इसकी क्षमता आ जाएगी 5। अब यहाँ पर देखिए ए और बी जो है, पहले दिन ए काम करता है और फिर दूसरे दिन बी काम करता है, और फिर ए काम करेगा और फिर बी काम करेगा, फिर ए करेगा फिर बी करेगा, यानी कि अल्टरनेटिव डेज पर ये काम करते हैं। इस तरह से ये करते जाएंगे काम। तो यहाँ पर अगर टोटल देखें तो यहाँ पर देखिए ए की क्षमता कितनी थी, 8 थी, और यहाँ पर बी की क्षमता 5 थी, यानी कि 2 दिन के अंदर कितना काम हो रहा है, 2 दिन के अंदर 8 5 13 काम हो रहा है, 13 यूनिट का काम हो रहा है, ठीक है। 2 दिन के अंदर 13 यूनिट का काम हो रहा है, हमें टोटल 80 यूनिट काम करना है। तो यहाँ पर 13 को कितने से गुणा कराएं कि ये इसके आसपास चला जाए, यानी कि 13 6 78 होता है, तो गुणा 6 कराएंगे तो ये 78 आ जाएगा, ठीक है। और इसको भी यहाँ पर गुणा 6 कराना होगा, तो 6 दूनी का 12, यानी कि 12 दिन में 78 यूनिट का काम हो जाता है। बाकी कितना बचा, 80 में से 78 माइनस करेंगे, 2 यूनिट का काम बचा। अब ये 2 यूनिट का काम जो है ए करेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए बी पर एंडिंग हो रही है हर अल्टरनेटिव डेज पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एंड में भी यहाँ पर बी करेगा, बी खत्म करके फिर अगले 2 यूनिट का काम जो है ए करेगा। अब ए की क्षमता यहाँ पर कितनी है, 8 यूनिट है, 2 यूनिट का काम करना है, 8 यूनिट की इसकी क्षमता है, तो ये 8 2/8 यानी कि 1/4 दिन जो है इसका समय हो जाएगा, ठीक है, 1/4 दिन। तो यहाँ पर 12 के अंदर हम जोड़ें, 12 के अंदर टोटल नंबर ऑफ डेज अगर कैलकुलेट करें, टोटल नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करें तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 12 प्लस के अंदर 1/4, यानी कि 12 से ही 1/4 दिन, 12 से ही 1/4 दिन जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एक कुर्सी का अंकित मूल्य आपको 2400 रुपये दे रखा है, यानी कि मार्क प्राइस जो है वो आपको दे रखा है कितना, 2400 रुपये है, मार्क प्राइस है वो आपको दे रखा है 2400 रुपये दे रखा है। और यहाँ पर क्रय मूल्य जो है 20% अधिक है, यानी कि क्रय मूल्य से ये मार्क प्राइस जो है 20% अधिक है। सीपी का कैलकुलेट कर, सीपी से कितना है, 120% अधिक है, तो 120% कैलकुलेट कर लेंगे, ये बराबर कितना है 200, ये 2400 के बराबर है। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 12, 10 से 10 काट दीजिए, और यहाँ पर ये 12 दूनी 24, ठीक है, यानी कि ये 20 आ जाएगा, और 20 यहाँ पर सीपी बराबर कितना आ जाएगा, ये 2000 रुपये आ जाएगा। तो सीपी हमारे पास कितना आ चुका है, 2000 रुपये आ चुका है। अब सेलिंग प्राइस जो है वो कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस आपको कहा रखा है, यदि कुर्सी को अंकित मूल्य पर 10% की छूट पर बेचा जाता है तो इस पर 10% की छूट दी जा रही है, यानी कि 2400 का यहाँ पर 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है, यानी कि 10 पर 1 की छूट 9/10 कैलकुलेट कर लेंगे इसका, तो ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, और ये आपके पास 9 चौके 36, और फिर हासिल आपके पास 3 9 दूनी 18 3 21, यानी कि 2160 जो है ये हो जाएगा। और यहाँ पर इन दोनों के बीच का अंतर देखें
तो 2000 रुपये की वस्तु जो है 2160 में बिक रही है, कितने अधिक में बिक रही है? 160 के अधिक में बिक रही है। 160 अधिक में बिक रही है कितने पर? 2000 पर बिक रही है। तो गुणा करा दीजिए 100 से, या 20 से 20 कट जाएगा, 10 से 10, 8 दूनी का 16, यानी कि 8% का जो है इसे प्रतिशत 8% का इसे लाभ होता है। ठीक है। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, अंडरूट के अंदर दे रखा है 1 प्लस कोस ए, बट्टे के अंदर अंडरूट के अंदर दे रखा है 1 प्लस कोस ए, बट्टे के अंदर 1 माइनस कोस ए दे रखा है। तो आप क्या करेंगे, इसका प्रमेयकरण करा दीजिए। यहाँ पर यह अंडरूट के अंदर आएगा 1 प्लस कोस ए अपॉन 1 माइनस कोस ए, 1 माइनस कोस ए। आप क्या करेंगे, इसका प्रमेयकरण करा दीजिए। देखिए नीचे वाले का चिन्ह चेंज करके आप इसको ऊपर नीचे गुणा करा दीजिए, 1 प्लस कोस ए से ऊपर और यहाँ पर 1 प्लस कोस ए से भी नीचे। ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर हो जाएगा 1 प्लस अंडरूट के अंदर हो जाएगा 1 प्लस कोस ए का होल स्क्वायर, 1 प्लस कोस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, और बट्टे के अंदर ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लग गया था 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। अब यहाँ पर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए जो है वो बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए के। अंडरूट के अंदर ऊपर आएगा 1 प्लस कोस ए का कोस ए का होल स्क्वायर, ये आपके पास हो जाएगा कोस ए का होल स्क्वायर, और बट्टे के अंदर हो जाएगा आपके पास 1, यहाँ पर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर वर्गमूल लेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा दोनों का, ऊपर बचेगा 1 प्लस कोस ए और बट्टे के अंदर आएगा साइन ए। हर में इसको अलग अलग कर दीजिए तो ये बराबर हो जाएगा 1 बट्टे साइन ए, 1 बट्टे साइन ए प्लस के अंदर कोस ए बट्टे के अंदर साइन ए। अब यहाँ पर देखिए 1 बट्टे साइन ए बराबर हो जाएगा आपके पास कोसेक ए और प्लस के अंदर ये हो जाएगा कोट ए। यही आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यहाँ पर दे रखा है दी गई तालिका का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। तालिका विभिन्न विषयों में 7 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों के प्रतिशत को दर्शाती है। कितने छात्रों ने 1 से अधिक विषयों में अधिकतम प्रतिशत अंक प्राप्त किए, ये आपको कैलकुलेट करके बताना। 1 से अधिक, यहाँ पर देखिए छात्र दे रखे हैं ये इधर और इधर विषय दे रखे हैं। तो यहाँ पर अमित जो है, यहाँ पर इस वाली पंक्ति में देखें हिंदी के अंदर सबसे ज़्यादा किसने प्राप्त की, ये 88 89 सबसे ज़्यादा है। और यहाँ पर इस वाली पंक्ति के अंदर देखें तो इस वाले स्तंभ के अंदर देखें तो यहाँ पर देखिए ये आपके पास अंग्रेजी के अंदर सबसे ज़्यादा किसका दिखाई पड़ रहा है, ये 92 ये वाला दिखाई पड़ रहा है। और यहाँ पर इस वाले स्तंभ के अंदर देखें तो ये 96 ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है। और यहाँ पर देखें तो ये 88 जो है आपको सबसे ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है। इसके बाद यहाँ पर इसके अंदर देखें तो ये 86 जो है आपको सबसे ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है। इसके बाद यहाँ पर इस वाले स्तंभ के अंदर देखें तो ये 88 जो है आपको सबसे ज़्यादा दिखाई पड़ेगा। और यहाँ पर इस वाले स्तंभ के अंदर देखें तो ये 98 जो है सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ से आपको पूछा गया कि 1 से अधिक यहाँ पर कितने छात्रों ने जो है प्राप्त किए 1 से अधिक विषय में। तो यहाँ पर देखिए अमित ने जो है 1 से अधिक में प्राप्त किया है, अमित ने प्राप्त किया, ठीक है। और इसके अलावा रुचि ने किसी में भी नहीं, और कंचन ने 1 सब्जेक्ट के अंदर, और फिर यहाँ पर ये आपके पास हो जाएगा ये प्रशांत, और ये एक भी नहीं। फिर यहाँ पर दीक्षा ने जो है 1 से अधिक अंक प्राप्त किए, यानी कि दो छात्रों ने जो है 1 से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 मिनट, यहाँ पर ये वाला है ये 94 जो है, इसमें 94 सबसे अधिक था, ठीक है। तो फिर भी यहाँ पर ये 2 छात्र ही रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए 4 और 7 से विभाज्य 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिए 4 से विभाज्य और 7 से विभाज्य, देखिए आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं, और आपको इसको एक और मेथड है उससे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 4 से विभाज्य होने के लिए यहाँ पर अंतिम 2 यूनिट जो है, अंतिम 2 डिजिट जो हैं वो 4 से विभाज्य होने चाहिए। तो यहाँ पर देखें तो ये 4 से विभाज्य है, यानी कि ये वाला ऑप्शन हो सकता है और ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। अंतिम 2 डिजिट जो है 4 से विभाज्य नहीं है, ये भी हट जाएगा। और यहाँ पर देखिए 7 से विभाज्यता भी चेक कर लेते हैं, तो ये 7 से विभाज्य नहीं है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और ये 7 से विभाज्य, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर देखिए 3 से विभाज्य, यहाँ पर 3 अंकों वाली संख्या देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो, 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या 999 होती है। और यहाँ पर 7 और 4 का क्या करेंगे हम, 7 और 4 का लेंगे एलसीएम लेंगे, तो 7 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। इसको करेंगे हम 28 से डिवाइड, 28 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 3 बार जा रहा है, ठीक है, 84 आएगा। और यहाँ पर ये शेषफल बचेगा कितना, 15 बचेगा, उतारेंगे 9, और फिर यहाँ पर 5 जा रहा है,
5 बार जा रहा है 140 आएगा, और फिर यहाँ पर शेषफल बचेगा 19। अब देखिए ये शेषफल जो बचा है 19, इसको कर दीजिए 999 में से माइनस। 999 में से माइनस करें 19 तो ये आपके पास 980 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, सी के वेतन पर उसके वेतन की 1/4 क्या है, कर है यानी कि टैक्स है, और उसके बचत वेतन की यहाँ पर सेविंग जो है 1/3 दे रखी है इनकम की। ठीक है, और वे और बचत का अनुपात आपको कैलकुलेट करके बताना है। तो यहाँ पर एक्सपेंडिचर और यहाँ पर सेविंग का जो है अनुपात आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, 4 बटे के अंदर यहाँ पर 4 आ रहा है, यहाँ पर 3 आ रहा है, तो 4 और 3 का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, यानी कि टोटल 12 अगर उसकी इनकम है, 12 यूनिट अगर उसकी इनकम है टोटल, ये आपकी इनकम है 12 यूनिट। ठीक है, तो 12 यूनिट का क्या करेंगे, 1/4, 1/4 तो क्या हो जाएगा, टैक्स हो जाएगा। तो 1/4 12 यूनिट का 1/4 क्या होगा, टैक्स आपका हो जाएगा 3। इसके अलावा यहाँ पर 1/3 कैलकुलेट करेंगे, इसका 1/3 कैलकुलेट करेंगे, ये क्या है, सेविंग है, यानी कि सेविंग इसकी क्या हो जाएगी, 4 यूनिट। अब यहाँ पर देखिए एक्सपेंडिचर बचा है, यानी कि खर्च जो है वो कितना होगा, यहाँ पर 4 सेविंग और 3 ये टैक्स लग गया, 4 3 7, 7 घटाएंगे 12 में से, तो एक्सपेंडिचर जो है 5 यूनिट बच जाएगा। यहाँ पर इनका अनुपात कैलकुलेट करना है, एक्सपेंडिचर का सेविंग के साथ अनुपात कैलकुलेट करके आपको बताना है। तो एक्सपेंडिचर का सेविंग के साथ अनुपात कैलकुलेट करें तो 5:4 जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, a² + b² + c² बराबर 9 दे रखा है, और ये आपको दे रखा है 8। तो यहाँ पर a + b + c और -3 का संभावित मान क्या होगा, ये कैलकुलेट करके बताना है। तो यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला पता है, a² + b² + c² जो है वो बराबर होता है a + b + c का होल स्क्वायर, और माइनस के अंदर होता है 2ab, और प्लस के अंदर bc, और प्लस के अंदर ca। ठीक है, अब यहाँ पर आप वैल्यू पुट करा देंगे, ये दे रखा आपको 9, a² + b² दे रखा है 9, और a + b + c ये आपको दे नहीं रखा, तो a + b + c ये पड़ा रहने दीजिए, और इसका स्क्वायर माइनस के अंदर ये 2 × 8 दे रखा है। ठीक है, तो 2 × 8 क्या होगा, 16 होगा, यानी कि a² + b², a + b + c का होल स्क्वायर बराबर आ जाएगा आपके पास 25, यानी कि a + b + c जो है वो आपके पास कितना आ जाएगा, a + b + c जो है वो आपके पास 5 आ जाएगा। आपसे पूछा क्या गया, आपसे पूछा गया है कि a + b + c में से माइनस कर दीजिए 3, तो ये आप a + b + c आपके पास 5 आ चुका है, इसमें से माइनस करेंगे 3, तो ये आपके पास 2 जो है सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर यह त्रिभुज ABC में AC को माध्य का BE बिंदु E पर काटती है यदि BG बराबर 12 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज बना लेते हैं, ये एक त्रिभुज है। ठीक है, ABC, ये आपके पास ABC जो है एक त्रिभुज है ABC। अब यहाँ पर कहा गया है कि माध्यिका BE जो है बिंदु E पर काटती है, माध्यिका BE जो है AC को E पर काटती है। ठीक है, ये माध्यिका है, और यहाँ पर यदि BG बराबर 12 सेंटीमीटर है, जहाँ G क्या है, केंद्र है, इसका केंद्रक है। ठीक है, G त्रिभुज का क्या है, केंद्रक है, और BG बराबर दे रखा आपको ये 12 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, तो जहाँ G केंद्रक है तो BE किसके बराबर है, ये टोटल BE जो है वो आपको कैलकुलेट करके बताना। तो आपको पता है यहाँ पर गुरुत्व केंद्र जो है माध्यिका को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है, तो 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। 2 की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 12 दे रखी है, कितना गुणा दे रखा है, 6 गुणा दे रखा है, तो इसका भी 6 गुणा कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आपसे पूछा गया है यहाँ पर, ये यहाँ पर देखिए 12 है, और ये आपके पास 6 हो जाएगा, तो टोटल BE जो है वो आपके पास कितना हो जाएगा, BE बराबर हो जाएगा आपके पास 12 + 6, यानी कि 18 सेंटीमीटर जो है सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 24 नंबर है, नीचे दी गई तालिका 6 विभिन्न स्कूलों में 2 खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की संख्या को दर्शाती है। तो यहाँ पर खेल A में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की कुल संख्या खेल B में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की कुल संख्या से अनुपात आपको कैलकुलेट करके बताना है। तो यहाँ पर देखिए A के साथ A का टोटल कैलकुलेट कर लीजिए और B का टोटल कैलकुलेट कर दीजिए, फिर यहाँ पर अनुपात कैलकुलेट कर दीजिए। तो ये 4 1 5 8 5 13 13 और 9 13 और 9 22 22 2 24 24 का 4 आ जाएगा। फिर हासिल आपके पास 2 आएगी, 3 2 5 1 6 6 2 8 1 9 9 और 4 13 13 और
13 और पीछे हासिल बची थी 2, 13 और 2 15, 154 आ जाएगा। और बट्टे के अंदर आपके पास आएगा 8 6 14, 14 और 6 20, 20 7 27, 27 3 30, 4 34 का 4 हासिल 3 आएगी। और 5 3 8 2 10, 8 10 और 3 13, 13 3 16, 16 और 4 20, 20 और 3 20 और 3 23, ठीक है 234 आ चुका है। 2 से कैंसिल करेंगे तो ये 77 बार हो जाएगा और यहाँ पर ये 117 बार हो जाएगा, ठीक है। तो 77:117 जो है आपका सही हो जाएगा आंसर। इसके बाद यहाँ पर देखिए 8 अंकों की संख्या 8 से विभाज्य है तो एक्स वाई के कुल कितने संभावित युग्म होंगे। आपको देखिए यहाँ पर 3 8 से विभाज्य, यहाँ पर देखिए विभाज्यता का नियम अगर आपको पता है कि 8 से कोई संख्या विभाजित होती है तो अंतिम 3 डिजिट जो है वो 8 से विभाजित होने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मिनिमम से मिनिमम संख्या देखें तो यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, 0 0 हो सकती है, यानी कि 600। 600 देखिए 8 से विभाज्य है कि नहीं, ये देखिए 7 8 56 और 4 बचेगा 5 8 40, यानी कि कंप्लीटली डिवाइड है 600। तो यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू जो है 0 0 हो सकती है, ठीक है। एक युग्म तो ये बन गया। अब यहाँ पर 8 8 का अंतर लेते जाइए और संख्याओं को लिखते जाइए। मैं चलिए फटाफट से लिख देता हूँ। अगर वैसे भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर 12 8 96, यानी कि इसके बाद 12 टोटल ये हो गए और 0 0 वाला ये हो गया, 13 जो है आपके पास टोटल युग्म हो गए। लेकिन इसको लिखकर आपको देखना है तो यहाँ पर देखिए 8 8 का अंतर लेते जाइए। यहाँ पर 608 हो जाएगा, फिर 616 हो जाएगा और फिर 624 हो जाएगा और फिर 632 हो जाएगा, 632 और फिर यहाँ पर 640 हो जाएगा और 648 हो जाएगा और 656 हो जाएगा और 664 हो जाएगा और फिर यहाँ पर 664 और 672 हो जाएगा और फिर यहाँ पर 672 के बाद 680 हो जाएगा, 688 हो जाएगा, 688 हो जाएगा और 696 हो जाएगा, ठीक है 696। अब यहाँ पर देखिए ये एक्स वाई है, ठीक है, एक्स वाई, एक्स यहाँ पर 0 वाई यहाँ पर 8 है, एक्स यहाँ पर 1 है, वाई यहाँ पर 6। इसी तरह से यहाँ पर देखिए टोटल कितने युग्म बन जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी कि 13 जो है आपके यहाँ पर टोटल युग्म बन जाएंगे। सो दोस्तों ये थे आपके आज के 25 क्वेश्चन। यहाँ तक कोई क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। सो दोस्तों दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।